तो आप लोगों को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ चुका है। एग्ज़ाम डेट आ गया है ग्रुप डी का, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक साइंस लेंगे और साइंस में भी वो सबसे पहला टॉपिक हम आपका जीव विज्ञान लेंगे, जिसे बायोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। भाग 3 में ये आता है। हम इसमें देखेंगे कि पिछले साल किस हिसाब के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे आपको एक मोटा उदाहरण मिल जाएगा, ताकि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना रहेगा, ठीक ना। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें आपको क्वेश्चन, आंसर और उसका एनालिसिस, ये 3 चीज़ इस बुक में दिया गया है। ये सब चीज़ हम आपको समझाते हुए चलेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। टॉपिक क्या है? जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन दिया है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? मतलब वंशानुक्रम पैटर्न पे, मतलब जो पिता में है वो उसके लड़के में कुछ गुण, पिता के कुछ गुण अपने लड़के में मिलते हैं। तो इस हिसाब का ये कौन सी शाखा है? शाखा का क्या नाम है? तो शाखा का नाम आपका देखिए अनुवांशिकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब इसमें कुछ ब्रीफ में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। समझ में आया? अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। फिर अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वेटसन ने किया था। वेटसन ने किया था। डेट नहीं पूछता, लेकिन 1906 में याद रखिएगा। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं, प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभरण अनुवांशिकी कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो वीडियो को पॉज करके चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है, सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर या हॉर्टिकल्चर? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। आगे देखिए, हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनाज, फूल, पौधे को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे 2 भाग, खाद्य फल सब्जी अनाज तथा अखाद्य फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि सब्जियां, फूलों और फलों के उच्च मूल्य वाली जब बात किया जाए तो हॉर्टिकल्चर का आप नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान, निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह रमेदार, जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। कौन? कोशिका। नहीं, कोशिका नहीं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? रवेदार, जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। तो कोशिका के 70% भाग की रचना कौन करता है? कोशिका द्रव्य करता है। रोगों की पहचान और निदान के लिए कौन सा? इटियोलॉजी होता है। इटियोलॉजी रोगों के लिए होता है। सीरोलॉजी किसके लिए होता है? तो सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के लिए होता है। और कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा आप कॉपी में। नेक्स्ट, हाँ तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर क्या है? तो सब्जियों की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, आम की खेती को, फूलों की खेती को, अंगूर की खेती को। तो चलिए इसका आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो विटीकल्चर से क्या किया जाता है? अंगूर की खेती को कहा जाता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो विटीकल्चर डायरेक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा, अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर कहते हैं। और चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ देखिए, नेक्स्ट सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरी कल्चर कहते हैं। इसको कहीं ना कहीं कॉपी पे नोट डाउन करते चले जाइएगा। विटीकल्चर अंगूर की खेती, फिर नेक्स्ट आपका है सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर, और फूलों की खेती फ्लोरी कल्चर। नेक्स्ट एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या मतलब होता है? तो एपिग्राफी का मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी होता है। अब इसमें नीचे कुछ टर्म दिए गए, इसको नोट डाउन करिए। ऑस्टियोलॉजी कंकालों के अध्ययन को कहते हैं। एपिग्राफी शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं। कार्टोग्राफी मानचित्र के अध्ययन को कहते हैं। और न्यूमिस्मेटिक सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। तो ये 4 इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कापी पे नोट डाउन जरूर करिए। नेक्स्ट पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, सब इम्पोर्टेंट दिया। आर्थिनोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को, हर्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृप के अध्ययन को, ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों के चिकित्सकीय अध्ययन को, और एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास के अध्ययन को। जो नीचे वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी उभयचर सरीसृप वाला भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कॉपी पे नोट डाउन करिएगा और कम से कम 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को देखिए, अभी ऊपर ही बताया गया है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती से संबंधित है सेरीकल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन करता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। और एवीकल्चर पक्षी पालन का अध्ययन। तो ये चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, अभी ऊपर ही इसके बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां यहाँ से शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ईथोलॉजी करता है। कौन करता है? ईथोलॉजी करता है। ने इथियोलॉजी कर रहे हैं, नहीं हमारा तो वही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यापार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इथोलॉजी है। अब देखिए इसमें दिया है इटियोलॉजी किसे किसे कहते हैं? तो इटियोलॉजी रोगों के कारण का अध्ययन करने वाला शास्त्र इटियोलॉजी कहलाता है। कीटों के अध्ययन करने वाला शास्त्र एंटोमोलॉजी कहलाता है। पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथियोलॉजी कहलाता है। और इथेनोलॉजी मानव जात के अध्ययन को इथिनोलॉजी कहते हैं। तो ये 4 है, कॉपी पे नोट डाउन करिए, रट लीजिए। हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। हीमेटोलॉजी का संबंध किससे है? हीमेटोलॉजी का संबंध रक्त से है। नेक्स्ट हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन से है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतक का संवर्धन करने से है, टिश्यू कल्चर। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। तो ये 4 है, कॉपी पर नोट डाउन करिए, रट लीजिए। मार्फोलॉजी क्या होता है? तो मार्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नीचे जाएंगे। आकारिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो मॉर्फोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, और आकारिकी हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन किस में किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन
किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में क्या किया जाता है? पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित है, मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है ये एंड्रोलॉजी। तो ये 4 हैं, 4 के 4 आप इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की कौन सी शाखा से मानव जाति, अभी जाति आया ऊपर, मैंने आपको बताया एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ देखो एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, रीति रिवाज है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ है। मानव जात के समाज शास्त्र, समाज शास्त्र रीति रिवाज आ गया, तो वही चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि पूछना क्या चाहता है, उत्तर पे कम ध्यान दीजिए। निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी के अध्ययन को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों के भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नत किसे कहते हैं? तो क्रमागत उन्नत, क्रम विकास, आनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन के अध्ययन को हम क्रमागत उन्नति कहते हैं। तो ये 4 के 4 हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। पौधों में बीमारियों के अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। मतलब पौधों में बीमारियां हुई और उससे जिससे वो उसका सामना करते हैं उस बीमारी का, उसको क्या कहते हैं? तो फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मृदा विज्ञान की एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट है, शाखा दिया है, यहाँ अध्ययन दिया है। तो एंडाफोलॉजी के अंतर्गत जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एंडाफोलॉजी। और एंड्रोलॉजी के अंतर्गत पुरुषों में बांझपन एवं रोग का अध्ययन एंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? कृषि में पौधों का पोषण और जीवों के अध्ययन के लिए किया जाता है। डेस्मोलॉजी एटोनॉमी के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन किया जाता है डेस्मोलॉजी के अंतर्गत। ये तो 4 हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो कौन सा है? एंड्रोलॉजी है। अब ऊपर आप देखेंगे तो एंड्रोलॉजी के मतलब दिया गया है कि बांझपन एवं योग रोग संबंधित हो जाए। क्वेश्चन में देखिए, शरीर विज्ञान एवं जो पुरुषों के विशिष्ट रोग से संबंधित, तो विशिष्ट की बात आ गया तो एंड्रोलॉजी हमारा आ जाएगा यहाँ पे आंसर में। यहाँ पे दिया भी है एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन एवं रोगों का अध्ययन। बायो इकोलॉजी के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों के अध्ययन को हम बायो इकोलॉजी कहते हैं। एस्टाकोलॉजी के अंतर्गत क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है एस्ट्राकोलॉजी के अंतर्गत। डेस्मोलॉजी के अंतर्गत शरीर रचना के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन किया जाता है। तो ये 4 भी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से कुछ ऊपर दिए गए हैं तो उसको लिख लिए होंगे, तो इसको मत हटा लिखिएगा, बाकी उसमें से जो छूटा हुआ होगा उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित कौन है? तो हेप्टोलॉजी है, हेप्टोलॉजी। ब्रीफ देखते हैं। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लैडर और अग्नाशय, पैनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है हेप्टोलॉजी के अंतर्गत। हेल्कोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जीरिएट्रिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य का अध्ययन जीरिएट्रिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कर रहा है तो वर्गीकरण विज्ञान कहा जाएगा। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था वर्गीकरण की खोज किसने की थी? तो कार्ल लिनियस ने की थी। कब की थी? 1735 में की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। और वर्गीकरण आए तो वर्गीकरण विज्ञान आप आराम से ट्रिक लगा देंगे अगर एक बार भी आप पढ़े हैं तो। नोथोलॉजी के अंतर्गत धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन नोथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। शरीर रचना विज्ञान शारीरिक रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन शारीरिक रचना विभाग करता है, एंटोमोलॉजी कहते हैं जिसे इंग्लिश में। सर्वविज्ञान तो नदियाँ, झीलों, तालाबों, जल प्रपात, आर्द्रभूमि और जो समुद्र से अलग उनका अध्ययन सर्वविज्ञान करता है। तो ये जितने भी हैं ये 3 के 3 हैं आपके, एक वो ऊपर लेकर 4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नोट डाउन करिएगा। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान में जानवरों के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी। तो उसको क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों और जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। कोशो जीवाश्मों के अंतर्गत नहीं, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी पे लिखते रहिएगा आप लोग। खाली स्थान, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आदि के व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ देखिए, प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत मानव जैसी जातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विज्ञान विषय का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, कोई ना कोई सब न सब आपस में मिलते हुए आ रहे हैं। मतलब अगर आप इसे कॉपी पे लिखते हैं तो आप इसे अपने हिसाब से सही गलत करके भी इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन किसमें कहता था? और अर्कनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अर्कनोलॉजी के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिएगा चीज़ों को। देखते हैं, शाखा आ गया, संबंधित आ गया। और अर्कनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन, एपिकोलॉजी के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन और साइनोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट,
सोरोलॉजी का अध्ययन, सोरोलॉजी का अध्ययन किसमें करते हैं? तो छिपकली के लिए सोरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन है। सर्पेटोलॉजी सर्प आदि का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो ये भी 3 इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी कॉपी पर नोट डाउन करिएगा और ये वाला नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो क्या करता है? तो एथनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज है। एथनोग्राफी क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जो मानव वैज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। एंथ्रोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह एक सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी सांस्कृतिक के आधार पर समझा जाना। एटनोबॉटनी क्या है? वनस्पति विज्ञान की एक शाखा जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये लिख लीजिएगा, एटनोबॉटनी और सांस्कृतिक अपेक्षावाद लिख लीजिए, एथनोग्राफी लिख लीजिए। तो एथनोग्राफी से एक लिखित दस्तावेज है जो संस्कृतियों का चित्रण दर्शाता है। नेक्स्ट आपका है 27 नंबर का क्वेश्चन। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों एवं चित्रों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो पुरातत्व विज्ञान कहलाएगा। नहीं, जीवाश्म विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष, यहाँ बात कर दिया ना। जब अवशेष की बात कर देगा तब हम जीवाश्म के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन यहाँ ये अवशेष नहीं करता तो हम पुरातत्व विज्ञान पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख लीजिए, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। नृ विज्ञान कैसे कहते हैं? मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन नृ विज्ञान कहलाता है। पुरातत्व विज्ञान कैसे कहते हैं? मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य पुरातत्व विभाग का कहलाता है। आर्कियोलॉजी। औषधि विज्ञान, जड़ी बूटियों के अध्ययन को औषधि विज्ञान कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन किससे संबंधित है? पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। तो ये डायरेक्ट वनस्पति विज्ञान का अर्थ क्या है? तो वनस्पति विज्ञान का अर्थ आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुशीरता किसे कहते हैं? यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थिभंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मधुमेह इम्पोर्टेंट है। एक लंबी
अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से व्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। तो इसमें डायरेक्ट मधुमेह में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय प्रभावित होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, वृक्क संबंधित विफलता। वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत खतरनाक और वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त में अगर यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसे कौन सी बीमारी होगी? तो यूरेमिया नामक बीमारी होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन ही कवक विज्ञान कहलाता है। कवक विज्ञान में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, मयूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए कापी में। नेक्स्ट, माइकोलॉजी किससे अध्ययन से संबंधित होता है? माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से संबंधित होता है। माइकोलॉजी। अर्नियोलॉजी किसके संबंधित है? तो अर्नियोलॉजी आपका, तो अर्नियोलॉजी जो होता है, अर्नियोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो सपने, जो आदमी सपना देखता है उसके अध्ययन को हम अर्नियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आपको ऊपर चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पे मिल गया अर्नियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी सभी लोगों को लगभग में ये समझ में आ जाएगी। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। तो टॉक्सिकोलॉजी आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी किस रूप से संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लीनियस, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा न्यूट्रस में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। तो द्विनाम प्रणाली किसने बनाया? लीनियस ने बनाया। और जैव विविधता यानी वर्गीकरण की खोज किसने की? तो लीनियस ने की। और वर्गीकरण विज्ञान को ही टैक्सोनॉमी इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखिए बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का क्या उद्देश्य है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से संबंधित मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? जीवों का वर्गीकरण बायोसिस्टमैटिक्स कहलाता है। बायोसिस्टमैटिक्स कहलाता है, मतलब उन्हें माप जोड़ के और इतिहास के विकास के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाए तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बायोसिस्टमैटिक्स कहा जाता है। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं में वर्गीकरण को वर्गीकृत
या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है, ऊतक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, हमारा एक टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा वन टॉपिक ख़त्म होता है। अब दूसरा टॉपिक हम कल देखेंगे, कल दूसरे वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको रेलवे ग्रुप डी का पेपर होते होते आपको लगभग में सभी टॉपिक जीव विज्ञान, फिजिक्स जीव विज्ञान और केमिस्ट्री, फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री सभी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग रेलवे के एग्ज़ाम को देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो वो कमेंट कर सकता है और चीज़ों को पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।